हेलो दोस्तों, विजन आईएएस जनवरी 2023 करंट अफेयर पॉलिटिक्स सेक्शन 2 में आपका स्वागत है। टॉपिक है आपका चुनाव और प्रौद्योगिकी। चुनाव और प्रौद्योगिकी में देखिए सुर्खियों में क्यों है, तो दिल्ली में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी के विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन की जो मेज़बानी है वो भारतीय निर्वाचन आयोग ने की। इसमें क्या-क्या बातें हुई, क्या-क्या चर्चाएँ हुई चुनाव में प्रौद्योगिकी के बारे में, तो उसके बाद हम देखते हैं। चुनाव में प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में विशेषज्ञों के बीच जो है रुचि भी रही और कुछ चिंता दोनों रही। दुनिया भर के अधिकांश चुनाव प्रबंधन निकाय जो है वो चुनाव में सुधार करने के लिए तकनीकों का प्रयोग जो है वो करना चाहते हैं, ये उपयोग कर रहे हैं। तो भारत में भी ऐसी चीज़ें हों, इसके लिए क्या-क्या किया जा सकता है, कौन-सी गतिविधियों में सुधार किया जा सकता है, उसको बताया गया है। जैसे चुनाव के पूर्व की गतिविधियाँ, चुनाव के दिन की गतिविधियाँ, चुनाव के बाद चुनाव संबंधित अन्य गतिविधियाँ। अगर हम बात करें चुनाव की पूर्व गतिविधियाँ कि कैसे प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए इलेक्शन कमीशन के जो फील्ड कार्य हैं, उसको स्वचालित करने के लिए कर सकते हैं। जो मतदाता आएँगे, मतदाता सूची में उनके नाम, उनकी फ़ोटो, उनका पहचान पत्र, उसको डिजिटलीकरण करके हम उस गतिविधियों को सुधार कर सकते हैं। मतदान के दिन जो मतदान कर्मी हैं, ईवीएम है या फिर और जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, उनको हम रैंडम तरीके से सेट कर सकते हैं, रैंडमाइज़ेशन कर सकते हैं। चुनाव के दिन हम क्या कर सकते हैं? चुनाव के दिन कम्युनिकेशन प्लान फॉर इलेक्शन ट्रैकिंग कॉमेट जो 2008 में मध्य प्रदेश के चुनाव में लागू किया गया था पहली बार। यानी कि सारी चीज़ों को संचार के विवरणों को कंप्यूटराइज़्ड कर देना, कंप्यूटरीकृत कर देना। मतदान केंद्रों से मतदान की कार्यप्रणाली की वेबकास्टिंग करना, वीडियो स्ट्रीमिंग करना, जो 2009 के चुनाव में 2009 के लोकसभा के चुनाव में तमिलनाडु में लाइव रिकॉर्डिंग की गई थी। चुनाव के दिन हम क्या कर सकते हैं? चुनाव के दिन जैसे अधिकतम जो थ्रूपुट के लिए अनुकूलित रिपोर्ट हैं या फिर दुनिया के जो और चुनाव परिणामों के उसका प्रसार हम कर किया जा सकता है। चुनाव से संबंधित अन्य गतिविधियों में जैसे सीईओ का डिज़ाइन, होस्टिंग, मतदाता सूची, मेज़बानी, लोक शिकायत जो भी है उसका निवारण के लिए हम वेबसाइट पे जा सकते हैं, अनुकूलित वेब पोर्टल कर सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसको हम चुनाव को सुधार कर सकते हैं इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके। अब हम बात करें तथ्य की, तथ्य में क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी को हार्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी का नेतृत्व कर रहा है, मेज़बानी कर रहा है, ठीक है। ये आता कहाँ से है? शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है, ये पार्ट है समिट फॉर डेमोक्रेसी। समिट फॉर डेमोक्रेसी कहाँ का है? अमेरिका की है। अमेरिका में 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस पहल की शुरुआत की थी। तो भारत भी इस प्रोग्राम में जुड़कर अपने तकनीकी अनुभवों को, अपनी तकनीकी विशेषताओं को या फिर उनके तकनीकी अनुभव और विशेषताओं को साझा कर रहा है ताकि हमारी चुनाव प्रक्रिया भी काफ़ी पारदर्शी और मजबूत बन सके। तो कुल मिलाकर के बात ये सारे तथ्य हैं। अगर हम बात करें कि चुनावों में प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है, तो चुनाव में प्रौद्योगिकी का महत्व बहुत ज़्यादा है। क्यों? आमतौर पर हम देखते हैं जब भी चुनाव होता है उसमें धोखाधड़ी और चोरी और उसके बाद में ऐसी सारी चीज़ें बहुत दिखाई पड़ती हैं। तो हम चुनाव में धोखाधड़ी को कम कर सकते हैं, ठीक है? मतदाता रजिस्टर की सटीकता में सुधार करने में मदद मिल सकती है। मतदाता रजिस्टर की सटीकता में मतलब अ, कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति का नाम जो है वो मतदाता सूची या मतदाता रजिस्टर में नाम है, वो व्यक्ति मर गया है या फिर नहीं है, लेकिन उसके नाम का भी वोट पड़ता रहता है। तो उसको में सुधार किया जा सकता है तकनीकी के माध्यम से। जैसे आपने एक जोक सुना होगा कि एक व्यक्ति जो है वो मतदान केंद्र के सामने सुबह से ही बैठा था। वहाँ अधिकारी और सुरक्षाकर्मी जब वहाँ उससे पूछे कि यहाँ क्यों बैठे हो? तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं अपनी दादी से मिलने आया हूँ। तब कर्मचारियों ने कहा कि अपनी दादी से मिलना था तो अपने घर पे ही मिल लेते। तो उस व्यक्ति ने कहा कि घर पर नहीं मिल सकता,
क्योंकि उनको मरे 8-9 साल हो गया है, बस वो केवल वोट देने आती हैं। पिछली साल भी आई थी तो मैं नहीं मिल पाया था, तो सोचा अब की बार मिल लूँ। तो ये जो कुल मिलाकर के अब है चीज़ें कि मतदाता रजिस्टर में कैसे छेड़छाड़ होती है, उसको हम प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुधार कर सकते हैं, पहुँच में सुधार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि भारत में डाक मतपत्र प्रणाली जो है वो बहुत पहले से चल रही है। उसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक रूप कर सकते हैं, तो ऐसे लोग जो बाहर सेवा दे रहे हैं, वो भी अपना मत समय पर पहुँचा सकते हैं। ठीक है? दक्षता में सुधार दक्षता में सुधार कर सकते हैं। कर्मचारियों की और कार्यालयों की सारी चीज़ें, मतदान प्रतिशत में सुधार कर सकते हैं। इंटरनेट के रूप से क्या होता है कि मतदाता की पहुँच में मतदान प्रतिशत में सुधार होगा। बहुत से लोग मतदान करते ही नहीं हैं। चुनाव से संबंधित जानकारी का प्रसार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एजेंसियाँ, वेबसाइट्स, न्यूज़ लेटर्स, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, ये सारी चीज़ें का प्रयोग करके हम चुनाव संबंधित जानकारी लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं। हालाँकि इन प्रौद्योगिकियों के आने से कुछ चुनौतियाँ भी उत्पन्न होगी, जैसे डीप फेक का उपयोग। डीप फेक का उपयोग क्या है? सबसे पहले डीप फेक क्या है? डीप फेक का मतलब ये है कि किसी ऐसी न्यूज़ को, किसी ऐसी चीज़ को एक तोड़-मरोड़ करके पेश करना, या फिर ना होते हुए भी उसको दिखा देना। तो ऐसे तत्व को डीप फेक कहा जाएगा। जैसे चुनाव के ठीक पहले जो है, ईवीएम हैकिंग से पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीएस कृष्णमूर्ति का एक जो है डीप फेक वीडियो प्रसारित हुआ था। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिसके ज़रिए जो है जनता का विश्वास जो है वो तोड़ा जा सकता है, या फिर उनको गुमराह किया जा सकता है। मतदाताओं का हेर-फेर किया जा सकता है। जैसे 2016 में अमेरिकी चुनाव में ये आरोप लगा था कि वहाँ जो है फेक प्रोफाइल बना करके लोगों से कम्युनिकेट कर रहे थे और मतदाताओं का हेर-फेर कर रहे थे। साइबर सुरक्षा जोखिम 2016 के ही चुनाव में रूस पर ये आरोप लगा था कि वो अमेरिका के चुनाव में साइबर क्राइम जैसा चीज़ें कर रहा है, साइबर सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। प्रौद्योगिकी की सार्वभौमिक पहुँच, तो मतदाताओं में जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम इसकी चुनौतियाँ भी देख सकते हैं। आगे की राह में बस यही इतना है कि ऑनलाइन स्पेस में मतदाता सुरक्षा बिग टेक कंपनियों के लिए जवाबदेही होनी चाहिए। जो बड़ी-बड़ी तकनीकी वाली कंपनियाँ हैं, उनको एक जवाबदेही होना चाहिए। साइबर हस्तक्षेप को पहचानना एवं दंडित करना। घरेलू चुनाव हो, घरेलू कानून हो, जो भी हैं, किसी चुनाव में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। चुनाव संचालन संस्थान में समर्पित साइबर सुरक्षा इकाई। तो ये सारी चीज़ें जो है, जैसे पासवर्ड अपडेट करते रहना चाहिए, और भी जो चीज़ें हैं उसको हम कुल मिलाकर के प्रौद्योगिकी का उपयोग चुनाव को बेहतर किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी के उपयोग से चुनाव में कई सारी जो समस्याएं हैं उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो ये रहा आपका टॉपिक। अगला टॉपिक है न्यायपालिका में महिलाएं। न्यायपालिका में महिलाएं। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में तीसरी बार पूर्ण महिला पीठ का गठन किया गया है। पूर्ण महिला पीठ, इसके पहले भी महिलाओं की पीठ का गठन किया गया था। तो वो कब कब हुआ था? एक 2013 में, एक 2018 में, एक 2022 जो अभी हुआ है। ठीक है? तो महिलाओं की स्थिति क्या है न्यायपालिका में, इसको देखते हैं। अगर हम बात करें अधीनस्थ न्यायालयों की, तो लगभग 35% महिलाएं हैं। अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, तो लगभग 13.2% महिलाएं हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो लगभग 12.5% महिलाएं हैं। जबकि 5 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिसमें कोई महिला न्यायाधीश नहीं है। तो वो 5 हाई कोर्ट कौन कौन से हैं? पहला, आप देख सकते हैं मैप है यहाँ पर, उत्तराखंड, पटना, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो ये 5 न्यायालय ऐसे हैं, 5 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिसमें कोई महिला न्यायाधीश नहीं है।
11 महिलाओं में से 5 महिलाएं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में काम किया है, उन्हें पिछले 3 वर्षों में ही नियुक्त किया गया है। बहुत पहले से नहीं होता हुआ आ रहा है, पिछले 3 वर्षों में नियुक्त किया गया है। केवल 15% महिलाएं ही अधिवक्ता हैं। केवल सिक्किम, तेलंगाना और दिल्ली ऐसे राज्य या यूटी हैं जहां हाई कोर्ट में 1/4 से अधिक महिलाएं हैं। तो 1/4 से अधिक महिलाएं, ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। अन्य तथ्य की अगर हम बात करें तो अन्य तथ्य में एक मिनट अन्य तथ्य में सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 3 बार हुआ है, जैसा कि बताया गया 2013, 2018, 2022 पूर्ण महिला पीठों का गठन हुआ है। वो महिला पीठ जो तीसरी बार गठन हुआ 2022 में, वो विवाद था वैवाहिक विवाद और जमानत से जुड़े मामलों पर, जिसमें स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई की थी उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 3 महिला न्यायाधीश हैं, और अगर इनके मुख्य न्यायाधीश बनने की बात की जाए तो 2027 में भारत को अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिलेगी। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका में महिलाओं का महत्व क्या है। न्यायपालिका में महिलाओं का महत्व काफ़ी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए जैसे विविधता 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 में क्या है, न्यायपालिका, देखिए भारत की संस्कृति जो है ना, वो विविधता की संस्कृति है। तो विविधता की संस्कृति के लिए महिलाओं का हर जगह से भूमिका होना भी आवश्यक है। तो उससे क्या होगा कि लैंगिक परिप्रेक्ष्य में हो या फिर और भी ऐसे संवेदनशील समस्याएं हैं जिसमें महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा बेहतर निर्णय ले सकती हैं। बेहतर ही नहीं, जरूरी भी है। लोक विश्वास का निर्माण। लोक विश्वास में कैसे? लोक विश्वास में ताकि आधी आबादी महिलाओं की है, आधी जनता को भी यह विश्वास रहे कि उसका भी कोई प्रतिनिधि वहाँ पर है। आधुनिकीकरण और सुधार में भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। महिलाओं की विजिबिलिटी में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व का क्या कारण है। तो कारण बहुत साधारण है। एक सामाजिक करण की अगर हम बात करें तो देखिए, न्यायिक क्षेत्र के जो कार्य हैं या फिर जो जिम्मेदारियां हैं, उसके लिए ना बहुत लंबा समय देना पड़ता है, बहुत बड़ा पेशा है। तो इसको करने के लिए काफ़ी समय भी लगता है, निरंतर प्रैक्टिस करना होता है। तो उसमें जो है महिलाओं की भूमिका धीरे धीरे कम होने लगती है। एक महिला के करियर में सबसे रचनात्मक और निर्णायक वर्ष जो है अपने परिवार बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समयावधि होती है। तो महिलाएं जो है इस समयावधि को अपने परिवार और ये सब को देखते हुए महिलाएं अब जो है प्रैक्टिस छोड़ देती हैं। प्रैक्टिस में अंशकालिक प्रैक्टिस किया, छोड़ दिया। कम प्रतिनिधित्व होने का एक बड़ा कारण ये भी है। दूसरा, प्रवेश परीक्षा के लिए पात्रता मानदंड। प्रवेश परीक्षा के लिए महिलाओं की भर्ती के समक्ष एक प्रमुख बाधा भी है कि जिला न्यायाधीश के रूप में भर्ती होना लगभग असंभव है, क्योंकि 7 वर्ष तक लगातार कानूनी प्रैक्टिस करना और कम से कम 35 से 45 वर्ष के आयु के वर्ग का होना चाहिए। तो इतने लंबे समय तक महिलाएं प्रैक्टिस में रहें और उसके बाद में जा कर के पेपर दें और न्यायाधीश बनने के लिए संघर्ष करें, बहुत हो नहीं पाता है। इसलिए ये कमी ज़्यादा है। न्यायपालिका में लैंगिक असमानता, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम, शुरुआत में ही हमने पढ़ा था, इस कोलेजियम प्रणाली में अभी भी सुप्रीम कोर्ट किसी भी दूसरी संस्था को, विधायिका को भी अधिकार नहीं दे रहा है। वो स्वयं अपने हाथ में रखा हुआ है अधिकार। तो न्यायपालिका में भी वो लैंगिक असमानताएं वो नज़र आती हैं। उसके उदाहरण बहुत मिलते हैं आपको, जैसे महिला के अधिवक्ता से न्यायाधीश बनने के उदाहरण बहुत कम हैं, नहीं बन पाते हैं। तो आगे की राह के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए कि महिलाओं की भागीदारी न्यायपालिका में बढ़े। तो सबसे पहले तो जो कार्यस्थल है वो महिलाओं के भी अनुकूल होना चाहिए। कार्यस्थल में सारी चीज़ें होनी चाहिए बराबरी की। न्यायिक पीठों में महिला वकीलों की योग्यता और क्षमताओं के खिलाफ जो कई मिथक हैं,
मिथक में क्या होता है कि कई रूढ़िवादी चीज़ें हैं जो ये मान के चलते हैं कि महिलाएं उतनी प्रबल तरीके से उनके केस को नहीं डील कर पाएंगी। तो ये जो है वो मिथक बने हुए हैं। ये इसके लिए जानकारी होनी चाहिए, जागरूकता फैलाना होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो है महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगा। और क्या होना चाहिए? उच्च न्यायालय में 50% तक आरक्षण होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? पदोन्नति की दर में उच्च होनी चाहिए। चलिए, अगर थोड़ा भी है तो पदोन्नति करके उस स्थान पर पहुँचाया जाए। खासकर निचली अदालत जो है उसमें शिक्षा प्रणाली को पुनर्निर्देशित करिए। बच्चों की परवरिश, घरेलू जिम्मेदारियों में पुरुषों और महिलाओं को सार्थक रूप से साझा करना चाहिए। कुल मिलाकर के बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आकांक्षी ब्लॉक, जो ब्लॉक होती हैं, जैसे एक होता है जिला, उसके अंदर कई होती हैं ब्लॉक। तो उस ब्लॉक के सुधार के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसे हम कहेंगे आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। शुरू कब किया? केंद्रीय बजट 2022-23 में। उद्देश्य वही है कि पिछले जो ब्लॉक हैं उनके प्रदर्शन में सुधार किया जाए। इसके पहले शुरू किया गया था 2018 में। 2018 में किया गया था आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम था तो उसमें 112 जिले शामिल थे देश के। अब जो है ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें क्या हुआ है कि इसमें 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 500 ब्लॉक्स को शामिल किया गया है। और वो जो है 500 ब्लॉक जो है वो ज़्यादातर ये मुख्य राज्यों में है। 6 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं वो? जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये मुख्यतः 6 राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा गरीब या फिर समस्या का सामना कर रहे वाले राज्य हैं। तो इनमें ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे और सारी चीज़ों को, सरकारी सेवाओं को, उनकी पर्याप्तताओं को सुनिश्चित करें, वहाँ तक पहुँचाएं। महत्वपूर्ण संकेत होंगे। महत्वपूर्ण संकेत 15 प्रमुख सामाजिक आर्थिक संकेत होंगे। सामाजिक आर्थिक संकेत में यही ऊपर वाली जो चीज़ें उद्देश्य के रूप में है, इसी के आधार पर वो बनेंगे। समय समय पर रैंकिंग जारी की जाएगी। कार्यक्रम का फोकस जो होगा वो गवर्नेंस में सुधार लाना, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, और वो जो समस्याएं झेल रहे हैं उन पे थोड़ा सा उस समस्याओं को कम करना, मौजूदा योजनाएं जो चल रही हैं सरकार की वहाँ तक उसको पहुँचाना। तो ये सारी चीज़ें इस ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने शुरुआत की है। प्रखंडों के विकास के लिए फोकस क्यों किया जा रहा है? प्रखंड मतलब ब्लॉक्स के विकास के लिए फोकस क्यों किया जा रहा है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। उस समय ये हुआ था कि ब्लॉक में जा कर के सुधार किया जाएगा, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं हो पाया, सक्षम नहीं हो पाया। समावेशी विकास आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बिना सामाजिक विकास के ये शायद संभव नहीं होगा। समावेशी विकास के लिए हमें वन साइज फिट्स ऑल जैसे दृष्टिकोण को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर समाज की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं और अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग समाधान होना चाहिए। अलग अलग समाधान नहीं होगा, एक ही समाधान अगर वहाँ पर लागू किया जाएगा तो वो ठीक से नहीं काम कर पाएगा। वहाँ के प्रशासन, सामाजिक, आर्थिक, ये सारे ढांचे अलग अलग स्थितियों के अनुसार बने हुए हैं। हमें ज़मीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ाना होगा। अभिसरण और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें एसडीजी के लक्ष्यों, सतत विकास की ओर बढ़ना ही होगा। तो इसलिए ब्लॉक्स के विकास पर फोकस किया जा रहा है। अब हम बात करें कि जो प्रधानमंत्री 2018 में शुरू किया गया था आकांक्षी जिला कार्यक्रम। इसमें क्या थे? 26 राज्य शामिल थे और एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे, और इनमें से 112 जिले
को विकसित करने की बात की गई थी। उस समय कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि इन जिलों को एक बेहतर स्थिति में लाने का प्रयास किया जाएगा। 5 विषय बनाए गए थे। सामाजिक आर्थिक विषयों में से 49 प्रमुख संकेतक पर ध्यान देने की बात की गई थी। 5 विषय जो थे वो स्वास्थ्य था, पोषण था, शिक्षा थी, कृषि और संसाधन था, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और अवसंरचना था। डेल्टा रैंकिंग की बात भी की गई थी। बेसलाइन रैंकिंग की बात की गई थी। तो ये सारी रैंकिंग की भी बात की गई थी और इसी के तहत ज़िले के विकास के लिए कुछ चीज़ें भी सामने आई थी। जैसे आपका आकांक्षी जिला कार्यक्रम में जैसे अभिसरण या तालमेल यानी कन्वर्जेंस की अगर हम बात करें तो बाधाओं को दूर करने के लिए जिला स्तर पर केंद्र सरकार की पहलों के बीच वो तालमेल होगा। सहयोग कर सकते हो, कौन सहयोग कर सकता है? राज्य, सिविल सोसाइटी, जिला सरकारी निकाय और ये सारे पदाधिकारियों के बीच में आपस में सहयोग को बढ़ावा दे करके जिलों के विकास में मदद की जा सकती है। अगला जो है वो है कंपटीशन, प्रतियोगिता। चैंपियंस ऑफ चेंज की निगरानी करने वाले डैशबोर्ड का उपयोग करके राज्यों और जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा की जानी चाहिए। तो इससे क्या होगा ना कि एक विकास की भावना जन्म लेगी। इसके कई उदाहरण है, सफलता की कहानी है। जैसे झारखंड के गुमला, राजस्थान के करौली, अरुणाचल प्रदेश के नामसाई, त्रिपुरा और के धलाई जैसे ज़िले में क्या होता था कि प्रसव लगभग 40% प्रसव जो होते थे वो घर में या फिर कहीं ऐसी जगह पर होते थे जो सुरक्षित जगह पर नहीं थी। उस प्रसव को लगभग 90% तक पहुँचाया इस तरह की विकास कार्यक्रमों ने। झारखंड की अगर हम बात करें तो वहाँ वामपंथी उग्रवाद था। सिंहभूम के पहली तिमाही के भीतर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण जो है वो केवल 39% था, जो 2022 में 91% हो गया। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत ये सारी चीज़ें सामने आई। उसी तरह जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में बिजली की समस्या थी, जो विद्यालयों में बिजली की समस्या थी उसको सॉल्व करके लगभग 50% से आज 95% तक हो गया है। उड़ीसा के ढेंकनाल में 50% से कम बच्चों का टीकाकरण किया गया था, जो आज के समय में 90% के ऊपर निकल गया है। उसी तरह यूपीआई भीम ऐप का उपयोग करके वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए रांची के कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह को तैनात किया गया है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद ग्रामीण में भी ये जो है न्यायिक पहुंच को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने का प्रयास किया गया है। तो ऐसी कई कहानियाँ हैं जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत सफल हुई हैं। कई जिले हैं जिनका विकास ठीक तरीके से हो सका है। अगर हम बात करें कुछ संक्षिप्त सुर्खियों की तो पहली संक्षिप्त सुर्खियाँ है लोक सेवा कंटेंट। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लोक सेवा कंटेंट प्रसारित करने की सलाह दी है। किसको? सबको। जो सूचना दे रहे हैं, जो प्रसारण कर रहे हैं, सबको। नए अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग नियमों का निर्धारण किया गया है। नई एडवाइजरी जारी की गई है। तो उसके बाद इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं इस एडवाइजरी की वो हम देखते हैं। जैसे एडवाइजरी ये है कि कम से कम 30 मिनट की अवधि तक लोक सेवाओं का प्रसारण किया जाएगा। और ये कौन करेगा? सारे चैनल करेंगे। और जो कि लोक सेवा क्या है? राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें, सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों को प्रसारित किया जाएगा। जैसे शिक्षा, महिलाओं का कल्याण, पर्यावरण की सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, मतलब आपको करना होगा। प्रसारकों के बीच कंटेंट साझा किया जा सकता है, ये छूट दी गई है। प्रसारण का समय 1 महीने में 15 घंटे आप इस तरह की चीज़ों को प्रसारित करेंगे। लगभग एक दिन में 30 मिनट का होना ज़रूरी है। हालांकि एक 30 मिनट एक साथ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप उसको छोटे छोटे स्लॉट में विभाजित कर सकते हैं। हाँ, एक प्रतिबंध ये है कि रात आधी रात से सुबह 6 बजे तक इसका प्रसारण नहीं होगा। प्रसारण सुबह 6 बजे से तब होगा जब लोग कार्यक्रमों को देखते हैं, क्योंकि नहीं तो ऐसा क्या होगा कि रात में लोग चला दी, कोई देख ही नहीं पाया। तो रिपोर्टिंग में क्या होगा? इसमें कई चीज़ें हैं।
सबको अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा और जो चैनल 12 घंटे से अधिक समय तक खेल, भक्ति, आध्यात्मिक, योग ये सारी चीज़ें चला रही हैं उनको छूट है, या फिर ऐसे चैनल को भी छूट है जो विदेशी चैनल हैं और 8वीं अनुसूची के भाषाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो उनको भी ये चीज़ें छूट दी गई हैं। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन जो है ये जो रिपोर्ट है वो रखी जाएगी और लगभग 90 दिन तक ये रिपोर्ट जो है वो रखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने हिसाब से जो भी काम करना होगा करेगा। अब बात करें रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, अगली सुर्खियाँ है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। इसमें क्या है, भारत की स्थिति सबसे पहले विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार हुआ है। तो विश्व बैंक दूसरा प्रकाशित कौन करता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसके प्रसारित करता है। ठीक है, 2022 में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत जो है 140 देशों में से 77वें स्थान पर था। तो इसके कुछ कारक हैं, कौन कौन से इंडेक्स में कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं, उसी के आधार पर ये रैंकिंग तय होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जैसे सरकारी शक्तियों के उपयोग में बाधा, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, सरकार का खुला स्वरूप, मौलिक अधिकार, कानून व्यवस्था और सुरक्षा, विनियामक प्रवर्तन, नागरिक न्याय, आपराधिक न्याय, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखा जाता है। अगला जो सुर्खियां हैं वो है मंत्रियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मंत्रियों की जैसे वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में सभी के लिए है, ठीक है, लेकिन उस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। तो वो चीज़ें हैं, उसमें यही हुआ कि अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 19 और 21 में जो अधिकार दिए गए हैं मंत्रियों को, अनुच्छेद 75(3) के तहत क्या अधिकार है, केंद्रीय परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। जब लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी तो उसके द्वारा दिए गए बयान, बाहर बयान, जो भी उसके मंत्री हैं उसके द्वारा दिए गए कोई बाहरी बयान, वो उसके लिए उसके संदर्भ में हम विशेष रूप से उसको हम ये नहीं मानेंगे कि वो एक औपचारिक बयान है, ठीक है, संवैधानिक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। हालांकि ये मामला काफ़ी पुराना हो गया है, आपको बस केवल आर्टिकल क्लियर हो इतना ठीक है। अगला जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट्स रिपोर्ट्स परियोजना है। सुप्रीम कोर्ट ने नई परियोजना शुरू कर दी है। मुख्य न्यायाधीश ने क्या किया है कि शीर्ष अदालत ने के निर्णय का डिजिटल संस्करण उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। आधिकारिक कानून रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स रिपोर्ट में दर्ज जो है जो भी निर्णय होंगे उन सबको उपलब्ध कराया जाएगा। 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है को लेकर आज तक वकीलों और कानूनों के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होगा। ये जो है निर्णय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, मोबाइल ऐप पर, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के जजमेंट पोर्टल पर सब पे उपलब्ध होगा। अगला जो टॉपिक है वो है चार्जशीट। चार्जशीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसी जो भी प्रस्तुत है वो सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है। चार्जशीट को सार्वजनिक दस्तावेज मानने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि चार्जशीट को सार्वजनिक करने से पीड़ित व्यक्ति जो होता है या आरोपी जो होता है वो जांच एजेंसियों के अधिकारों का हनन होता है। तो चार्जशीट और एफआईआर में एक अंतर होता है। एफआईआर क्या है? एक लिखित दस्तावेज, पुलिस द्वारा तैयार किया गया एक लिखित दस्तावेज। जब कोई किसी व्यक्ति की कोई अपराध करता है, जब पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना मिलती है तो जो वो लिखता है वो एफआईआर है। और जब रिपोर्ट तैयार होती है, हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति के नाम, आरोप की प्रकृति, आरोप की पहचान, ये सारी चीज़ें जो दर्ज होती हैं वो चार्जशीट है। तो यूथ बार एसोसिएशन वाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें हैं, कुछ जैसे बलात्कार, अन्य जैसे संवेदनशील मामले को छोड़कर 24 घंटे के भीतर एफआईआर को वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश जारी किया था। तो ये निर्देश जारी किया था। अब पॉलिटी का सेक्शन आपका ख़त्म हो गया। इसके बाद शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध और फिर अर्थशास्त्र। धन्यवाद। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अगर कमेंट कर देंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। धन्यवाद।